बच्ची, आज हम फिर से क्लास 12 के सब्जेक्ट पीसीएमबी से क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं उदाहरण, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है, जब किसी चालक तार, कोई भी एक तार ले लीजिए, चालक तार में यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर है उसी को आप ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं धारा का। इसका एक उदाहरण है जो कैलोरी मापी, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऊष्मा होती है विद्युत में या नहीं होती है। तो उसके लिए हम कैलोरी मापी लेते हैं। कैलोरी मापी क्यों लेते हैं? क्योंकि ये तांबे का बना होता है और ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो जैसा आपका चित्र बना है वैसे वैसे ही आपको लिखना है। तो ये आपका चित्र है, तो इसमें क्या करना है, हमको तांबे का कैलोरी मापी लेनी है। अब कैलोरी मापी लेने के बाद उसके मुंह पर क्या लगाएंगे, लकड़ी का या फिर एबोनाइट का। तो ये आपका ढक्कन है, ढक्कन, तो ये लकड़ी का हो सकता है या फिर एबोनाइट का। इसमें क्या करेंगे, अब दो पेंच लगा देंगे, दो पेंच लगाएंगे और पेंच लगाने के बाद उसमें दो मोटे तार लगा देंगे। दो मोटे तार लगा करके उनका जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला सिरा है, उसमें एक तार की कुंडली लगा देंगे और एक दो छिद्र और करेंगे उस ढक्कन में। तो एक में बिलोडक डाल देंगे और दूसरे से थर्मामीटर। थर्मामीटर क्यों डाला? क्योंकि अपन को इसका टेम्परेचर ज्ञात करेंगे तभी तो आपको ऊष्मा की मात्रा का पता चलेगा, इसलिए अपन ने इसमें थर्मामीटर डाल रहा है। तो हमें लिखना है कि जो पेंच है, पेंचों का संबंध तापक कुंडली या एक तार की कुंडली के माध्यम से जो आपस में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक छेद में आपने थर्मामीटर और दूसरे में बिलोला डाल दिया। बिलोला क्यों डाला जाता है? क्योंकि इससे बिडोलते हैं, यानी इसको हिलाते हैं इसके माध्यम से, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर का और नीचे का समान बना रहता है, इसलिए इस बिलोडक का उपयोग किया जाता है। तो अब हम आगे लेके इसके बारे में आगे कर लिखेंगे। तो जैसे ये सब चीज क्लियर हो जाती है तो हम इसमें फिर एक बैटरी को संयोजक पेंचों से जोड़ देते हैं। ये आपके संयोजक पेंच हैं, इन पेंचों से इस बैटरी को जोड़ देंगे जल भरने के बाद। जब आप जल भरोगे, जल भरने के बाद तुरंत संयोजक बैटरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और संयोजक बैटरी को जोड़ने के बाद उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो इसका जल का ताप बढ़ने लगेगा, और जैसे ही जल का ताप बढ़ता है तो थर्मामीटर में पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो जैसे ये ऊपर को चढ़ेगा तो आप उसका पाठ अंक कर लेंगे या नोट कर लेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि धारा में ऊष्मीय ताप होती है या ऊष्मीय धारा में ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपना अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसा तार होता है जो बहुत ही कम गलनांक वाले तार से बनाया जाता है। जैसे कम गलनांक वाली धातु शीशा हो गया, आपका टिन हो गया, इस प्रकार की धातु से। और ये लगा कहाँ होता है, जो आपके जो घरेलू परिपथ है उन सबसे बाहर या पहले लगाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं हम। इस प्रकार से होता है और इस तरीके से ये जुड़ा होता है। ये होता है विद्युत फ्यूज। तो ये क्या करता है, आपके जो घर में लगे हुए उपकरण हैं उनकी सुरक्षा करता है। जैसे कभी मान लो धारा का प्रवाह अधिक होने लग गया, अधिक हो गया, जिससे आपके घर में प्रयोग किए जा रहे उपकरणों को नुकसान होती है, तुरंत गल जाता है या फट जाता है, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह रुक जाता है या बंद हो जाती है लाइट जाना आपके घर में। तो उससे क्या होता है, जो आपके घर में लगे हुए उपकरण हैं वो आपके खराब होने से बच जाते हैं। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जीवित तार से। और इसमें क्या होता है कि इसकी
क्षमता विद्युत धारा के प्रवाह को जल्दी रोक देती है, क्योंकि ये जल्दी फट जाता है तो आपका जो उपकरणों से कनेक्शन होता है वो धारा का टूट जाता है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कम गलनांक वाली धातु, कम गलनांक वाली धातु से बनाया जाता है, जैसे तांबा हो गया, शीशा हो गया और टिन। ये 3-4 प्रकार की धातुओं से बनाया जाता है और जीवित तार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तार से किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में ये जोड़ा जाता है। और जैसे ही धारा का प्रवाह अधिक होता है तो ये गल जाता है और आपके घर में लगे हुए उपकरणों को खराब होने से बचा देता है। ये अपना अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की क्या भूमिका है या क्या काम है विद्युत उपकरणों का? तो बहुत काम है। जैसे मान के चलो आपको नदी, तालाब और कुएं में से, नदी, तालाब और कुएं में से आपको पानी निकालना है। इन तीनों चीजों से पानी निकालना है तो विद्युत मोटर का उपयोग करना पड़ेगा, यानी विद्युत उपकरणों की आपको जरूरत हो गई। यानी आपको नदी से निकालो या तालाब से निकालो या कुएं से निकालो तो आपको उसके लिए मोटर का यूज करना पड़ेगा। दूसरा आपका, दूसरी चीज आप ले लो ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो होता है ये भी बहुत गहरा होता है, तो आप बाल्टी से झीक कर तो उसको खेत में सिंचाई कर नहीं सकते, तो इसमें भी हमें सबमर्सिबल पंप की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए या सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए हमको विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होती है, विद्युत मोटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरी है, यदि आपने फसल निकाल भी और फसल काट भी ली लेकिन उसके फसल से बीजों को यदि अलग करना है तो थ्रेसिंग करनी पड़ेगी, और थ्रेसिंग करने के लिए आपको विद्युत मोटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज हो जाएगी आपकी थ्रेसर। तो थ्रेसर में भी आपका विद्युत मोटर यूज होगा। और ये थे आपके 3 उपयोग कि कृषि के क्षेत्र में विद्युत धारा के जो विद्युत उपकरण है उनकी क्या भूमिका है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली जो सामान्य युक्तियाँ हैं उनके बारे में बताना है। तो सामान्य युक्तियाँ सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप संयोजकता, यानी आपको यदि इस कोने से इस कोने तक लाइट को लेके जाना है, विद्युत को लेके जाना है, तो आपको संयोजक तार की आवश्यकता होगी। यानी आपको विभिन्न, आपके मकान में यदि विद्युत को विभिन्न जगह तक ले जाना है तो संयोजक तार की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली युक्ति जो होगी वो होगी संयोजक तार। संयोजक तार यानी घर में एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत ले जाने के लिए संयोजक तार की आवश्यकता होती है और इसे विद्युत से जोड़ते हैं जीवित तार से, जिसमें करंट आता हो। दूसरा आपका हो जाएगा स्विच। स्विच, यदि आपको किसी भी चीज में धारा को रोकना है या डालना है तो स्विच को ऑन या ऑफ करके डाल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज आपकी हो जाएगी विद्युत फ्यूज। अभी पढ़ा जो अपन ने विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या होता है? ये सभी उपकरणों से पहले लगाया जाता है और कम गलनांक की धातु का बनाया जाता है और यह हमारे घर में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण हैं उनकी सुरक्षा करता है। उसके बाद में प्लग पॉइंट। तो अगला आ जाएगा आपका प्लग पॉइंट। प्लग पॉइंट मतलब जैसे आपको चार्ज में मोबाइल को लगाना है या चार्जर लगाना है या पंखे का क्लिप लगाना है, जो सॉकेट लगे होते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्लग पॉइंट। अब उसके बाद में
रेगुलेटर। तो अगला आपका आ जाएगा पांचवा आ जाएगा रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का काम होता है धारा को नियंत्रित करने का। धारा कम पहुंचानी है या अधिक पहुंचानी है, उस हिसाब से उस चीज को नियंत्रित करता है, यानी ये धारा नियंत्रण का कार्य करता है। उसके बाद में आपका एक्सटेंशन बोर्ड, छठवां है एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड में आपके स्विच भी लगा होगा, रेगुलेटर भी लगा होगा और प्लग पॉइंट भी होगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को विद्युत धारा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संयोजक तार का एक मैं चित्र बना देता हूं। तो दो संयोजक तार है स्विच का। तो स्विच इस प्रकार का होता है, ऐसा। विद्युत फ्यूज का मैंने बता ही दिया है कि विद्युत फ्यूज इस प्रकार से लगा होता है, ऐसा, इस तरीके से। प्लग पॉइंट, तो प्लग पॉइंट दो सॉकेट होते हैं इस तरीके से, जो इसमें ला करके आप प्लग लगा सकते हैं, प्लग इस तरीके से। तो ऐसा आपका प्लग होएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर का कोई गोल आकार होता है जो इस तरह से जुड़ा होता है, इसको आप घुमा करके धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड में आपके एक या दो बल्ब होल्डर हो सकते हैं। तो ये दो बल्ब होल्डर है, ये दो स्विच है, ये आपका एक रेगुलेटर है। तो इस प्रकार से ये एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, ये प्लग पॉइंट हो गया, ये विद्युत फ्यूज हो गया, ये स्विच हो गया और ये संयोजक तार। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन एक चित्र के माध्यम से कंप्लीट हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तीन प्रतिरोध बनाएंगे सबसे पहले। तो आपका एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया और तीसरा प्रतिरोध जो है ये हो गया, ठीक। तो प्रतिरोध का जो सिंबल है वो है आपका R। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, यानी ये प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2 और ये प्रतिरोध नंबर 3, यानी R3। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब होता है पहले प्रतिरोधक तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक तार के पहले सिरे से जोड़ना। तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते। तो ये यहाँ जुड़ गया, इसको जोड़ा तो ये यहाँ जुड़ गया। अब इनको आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब प्रतिरोध है तो इसमें विभवांतर भी होगा, क्योंकि इसमें जब आप विद्युत धारा को डालोगे, विद्युत धारा डालेंगे तो धारा जाएगी तो उसमें विभवांतर होएगा। तो पहले का विभवांतर मान लेते हैं अपन V1 है, दूसरे का विभवांतर मान लेते हैं V2 है, उसके बाद तीसरे का विभवांतर मान लेते हैं V3, ठीक है। ये आपका विभवांतर हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया। तो अब हम तुल्य प्रतिरोध, अर्थात तीनों का जो प्रतिरोध है या जो तीनों का कितना प्रतिरोध है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले को A और B मान लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध, दूसरा हो गया B और C, और तीसरा हो गया आपका C और D। तो माना हमने कि AB एक प्रतिरोध है, BC दूसरा प्रतिरोध है और CD तीसरा प्रतिरोध है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीनों में बराबर मात्रा में धारा I बह रही है। अब इसमें A और D के बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो A और D पूरे का इसका विभवांतर को क्या मान लेंगे, B। इसके तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर आपका R। और
पूरे में धारा बढ़ी तो तुल्य विभवांतर, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर आपका हो जाएगा V। ठीक है, उसके बाद में अब आपका तीनों का विभवांतर और तीनों का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो तब आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो तीनों का विभवांतर यानी कि V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये आपका पूरा तुल्य विभवांतर, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप ओम का नियम से तो V बराबर होता है IR, तो IR1 IR2 प्लस IR3, ये आपका IR3 हो गया। अब इसमें से हमको उभयनिष्ठ ले लेना है तो I हमको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है तो V बराबर, तो ये I तीनों में कॉमन है तो I को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट के अंदर शेष बचा। अब A और D बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर आपका ओम का नियम आ जाएगा तो V बराबर IR, तो V बराबर क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R यानी V बराबर हो जाएगा आपका IR। तो जैसे ही अब समीकरण आपका ये एक हो जाएगा, समीकरण ये आपका एक हो गया और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो तो IR बराबर हो जाएगा आपका समीकरण 1 ये है और दूसरा ये है। तो समीकरण 1 में क्या है V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 और दूसरा क्या है V बराबर है आपका IR, तो इसके बराबर क्या है IR। तो अपन क्या लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोल के बताया है वो जो मैंने लिखा नहीं है वो भी आपको लिखना है।